नमस्कार। एमए हिंदी के ऑनलाइन कार्यक्रम से संबंधित यह वीडियो कार्यक्रम है। इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो कार्यक्रम एमए हिंदी के पाठ्यक्रम MHD 4 यानी नाटक और अन्य गद्य विधाएं नामक पाठ्यक्रम से संबंधित है। इसमें आज हम चर्चा करेंगे रांगे राघव, जो हिंदी के एक बहुत बड़े कथाकार, कवि, आलोचक थे। उनके लिखे रिपोर्टाज अदम्य जीवन पर बातचीत करेंगे। अदम्य जीवन रिपोर्टाज है। आज से आप समझिए कि 1942-43 के आसपास जो बंगाल में भयानक दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, और जिसमें 30 लाख से 50 लाख लोगों के बीच ऐसा माना जाता है कि मृत्यु हो गई थी भूखमरी से, बीमारी से, उससे संबंधित ये रिपोर्टाज है। जिस समय उन्होंने ये रिपोर्टाज लिखा था उस समय वे केवल 19 वर्ष के थे, रांगे राघव, और वो एक टीम के साथ वहाँ पर गए थे। हम इस रिपोर्टाज के बारे में बात करें इससे पहले हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि रिपोर्टाज होता क्या है। रिपोर्टाज मूलतः पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है। पत्रकारिता जर्नलिज्म यानी कि पत्रिकाओं में, अखबारों में और पत्रिकाओं में बहुत तरह की रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ गई, कहीं पर दंगा हो गया, कहीं कोई विशेष घटना हो गई, तो उसकी रिपोर्टिंग जो है अखबारों में प्रकाशित होती है और उसी रिपोर्टिंग के आधार पर जो सामग्री तैयार होती है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। तो मूल रूप में रिपोर्टाज पत्रकारिता क्षेत्र की विधा है, लेकिन इसे साहित्य में भी शामिल कर लिया जाता है अगर लिखा हुआ रिपोर्टाज जो है वो अपने स्तर की दृष्टि से उच्च कोटि का हो, यानी कि वो रचनात्मक भी हो और कलात्मक भी हो। रिपोर्ट की रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यंजना रिपोर्टाज को साहित्यिक बनाती है और तभी उसकी साहित्यिक विधा के रूप में पहचान बनती है। यानी कि पत्रकारिता में, यानी अखबार में या पत्रिका में छपी हुई हर रिपोर्टाज या कलात्मक रिपोर्टाज की श्रेणी में या साहित्यिक कृति की तरह नहीं गिनी जाएगी। वो तभी ही गिनी जाएगी जब उसमें रचनात्मकता और कलात्मकता के गुण हों। इसलिए ये ध्यान रखें कि हम उन्हीं रिपोर्टाज की बात कर रहे हैं जो एक साहित्यिक विधा के रूप में है। अगर आपने अदम्य जीवन नामक इस रिपोर्टाज को पढ़ा है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह अखबारों में छपने वाली रोज़मर्रा की रिपोर्ट से अलग तरह की रिपोर्ट है और इसलिए इसका साहित्यिक महत्व है। रिपोर्टाज के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में जीवन के किसी भी क्षेत्र पर रिपोर्ट लिखी जा सकती है, उसी तरह किसी भी रिपोर्ट को अगर रचनात्मक और कलात्मक उत्कर्षता के साथ लिखा जाए तो वह रिपोर्टाज के रूप में स्वीकार की जा सकती है। यानी कि बुनियादी तौर पर रिपोर्टाज चाहे अखबार के लिए लिखा गया हो या न लिखा गया हो, लेकिन अगर वह रिपोर्टाज अखबार में जो प्रकाशित हुआ है वो अपने रचनात्मक और कलात्मक उत्कर्षता के साथ लिखी गई है तो वो रिपोर्टाज स्वतः ही एक साहित्यिक विधा के रूप में स्वीकार की जा सकती है। लेकिन अगर उसमें रचनात्मकता का अभाव है, कलात्मक उत्कर्षता नहीं है, तो फिर वह रिपोर्टाज पत्रकारिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन साहित्यिक विधा या साहित्यिक कृति के रूप में वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी। वो एक साधारण रिपोर्टाज है, भले ही उसमें जो अंतर्वस्तु है, उसका कंटेंट जो है वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान रखें
कि पत्रकारिता में रिपोर्टाज और साहित्यिक रिपोर्टाज में बुनियादी तौर पर अंतर्वस्तु की दृष्टि से कोई फर्क नहीं होता। अंतर्वस्तु की दृष्टि से दोनों ही रिपोर्टाज एक से महत्व रखते हैं, लेकिन अपनी शैली के कारण, अपनी भाषा के कारण वो रिपोर्टाज जो है एक साहित्यिक विधा का उदाहरण बन जाता है और दूसरा साहित्यिक विधा का उदाहरण न रहकर वो केवल एक पत्रकारिता का उदाहरण रह जाता है। पत्रकारिता के लिए रिपोर्टाज लिखना किसी भी मायने में कमतर नहीं है, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। हम यहाँ पर साहित्यिक रिपोर्टाज की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि जो पत्रकारिता के लिए रिपोर्टाज लिखा जाता है उसका महत्व कम है। उसका भी बहुत महत्व है और उसको भी पत्रकारिता की दृष्टि से अगर ध्यान दें तो उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है और हमारा जो है अपने समय और समाज के बारे में ज्ञानवर्धन होता है। तो रिपोर्टाज का लेखक जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए। जैसे मसलन अगर आप किसी क्षेत्र में की रिपोर्टाज करने के लिए आपको भेजा जाता है या एक लेखक के नाते आप खुद सोचते हैं कि ये इस विशिष्ट घटना के बारे में रिपोर्टाज लिखूं और आप जाते हैं वहाँ पर। हमेशा पत्रकार ही जाए ये ज़रूरी नहीं है, पत्रकार तो जाते ही हैं, लेकिन लेखक भी जाते हैं क्योंकि वो संवेदनशील होते हैं। वो इस बात को समझते हैं कि किस घटना का क्या महत्व है, तो वो खुद भी 2-4 लेखक मिलकर जा सकते हैं और वहाँ जाकर सत्य का पता लगा सकते हैं और फिर उसको उस अपनी रिपोर्ट को वो कहीं प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो लेकिन वो सत्य का पता तभी लगा सकेंगे जब वहाँ घटी घटना के बारे में ही नहीं, उस घटना से जुड़े हुए और बहुत सारे तथ्य होते हैं और बहुत सारी बातें होती है, उसकी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। अगर वो जानकारी उन्हें नहीं है तो वो उस घटना को, उस बात को जो कहीं घटित हुई है घटना, उस घटना के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं दंगे हुए। अब दंगे हुए तो ये बहुत ज़रूरी है कि केवल इतना लिख देना पर्याप्त नहीं होता कि इस शहर के इस जगह पर दंगे हुए, उस दंगे में इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हुए और 2 समुदायों के बीच हुआ, इतना पर्याप्त नहीं। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो दंगा क्यों हुआ और उस दंगे के पीछे जो राजनीति है उस राजनीति को समझना पड़ेगा। जो सामाजिक वास्तविकताएं हैं उस सामाजिक वास्तविकता को समझना पड़ेगा। मान लीजिए इसी तरह से कोई और उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसानों का आंदोलन हो रहा है, कहीं मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, कहीं बेरोजगारों का आंदोलन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? अगर मान लीजिए कहीं पर भूख हड़ताल पर बहुत सारे लोग बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? अगर मान लीजिए किसी अस्पताल के अंदर बहुत सारे बच्चे थोड़े दिनों में ही मर गए हैं तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। और केवल इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है कि उस अस्पताल में 10 या 20 बच्चे मर गए, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि इसमें उस अस्पताल की क्या क्या कमियां रही है जिस कमियों का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा। तो ये सब बातें जो है, युद्ध के मैदान से आप रिपोर्टाज करते हैं तो युद्ध के मैदान में रिपोर्टाज करते हुए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको जो हथियार इस्तेमाल होते हैं उनको याद रखना पड़ता है, युद्ध का कारण क्या है उनको आपको ध्यान में रखना होता है, जो सैनिक लड़ रहे हैं उन सैनिकों की पृष्ठभूमि भी अगर आपको मालूम हो तो बहुत कुछ आप सही जानकारी दे सकते हैं या ऐसी संवेदनशील जानकारी दे सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी दुर्घटना में मान लीजिए कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, एक युवा का देहांत हो गया है और वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, तो निश्चित रूप से रिपोर्टाज जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टाज का लेखक जो है उसका ज्ञान बहुत विस्तृत होना चाहिए, ताकि जिस किसी क्षेत्र, समुदाय या घटना के बारे में वह रिपोर्टाज लिखे उसके बारे में उसकी जानकारी पुख्ता और पर्याप्त होनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि रिपोर्टाज के लेखक को बायस नहीं होना चाहिए, पूर्वग्रहग्रस्त नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं और आपने पहले से ही धारणा बना ली है कि फलाना समुदाय इसके लिए जिम्मेदार है या कुछ लोग जो है वो ही जिम्मेदार हैं, इस तरह से आप एक पक्षधरता के साथ अगर आप जाते हैं तो आप सत्य घटना का सच्चा या घटना की सच्ची रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। घटना की सच्ची रिपोर्टिंग तभी करेंगे जब आप निरपेक्ष हों, तटस्थ हों और तथ्यात्मक जानकारी पूरी प्राप्त करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पक्ष से मिलें और वो जो बता रहा है उस पर आप पूरा विश्वास करें और दूसरे पक्ष को जानने की कोशिश ही नहीं करें। हमेशा दूसरे पक्ष को और ख़ास तौर पर उस पक्ष को के सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है जो उत्पीड़ित है, जो कमज़ोर है। अगर आप उत्पीड़ित और कमज़ोर के पक्ष को नहीं जानते और केवल जिसके पास ताकत है, जिसके पास सत्ता है, केवल उसके पक्ष को जानकर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी रिपोर्टिंग जो है वो हो सकता है कि एक दृष्टि से वो तथ्यात्मक हो, लेकिन वो निरपेक्ष नहीं होगी, तटस्थ नहीं होगी। लेकिन किसी घटना का तटस्थ, निरपेक्ष और तथ्यात्मक वर्णन पर्याप्त नहीं है। लिखने वाले लेखक को, रिपोर्टाज लिखने वाले लेखक को में गहरी संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक मानवीय संवेदना का भाव होना चाहिए। मानवीय संवेदना कह रहे हैं हम यहाँ पर, हम उसको किसी धर्म, जाति, समुदाय से नहीं जोड़ रहे हैं। जो एक इंसानी कहना चाहिए एक भावना है, उस इंसानी भावना को समझने की ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है कि उसमें जनोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि जो समाज का व्यापक जन समुदाय है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्टाज लिखें, हमेशा उनके पक्ष में लिखें। जो ताकतवर हैं उनके दृष्टिकोण से अगर लिखेंगे तो वो रिपोर्टाज कभी भी बड़े व्यापक समुदाय को प्रभावित नहीं करेगी। और तीसरी है कि आप एक ऐसी भाषा में लिखें जो हृदय को स्पर्श करने वाली हो। हृदय को स्पर्श करने वाली यह है भाषा जो है, आप इस अदम्य जीवनवाल नामक जो रिपोर्टाज है उसकी भाषा देखिए। उस भाषा में जैसे लेखक ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। तो इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि आपकी भाषा जो है वो दिल को छूने वाली होनी चाहिए। अगर दिल को छूने वाली भाषा नहीं होगी तो निश्चित रूप से आपका रिपोर्टाज बहुत प्रभावी नहीं होगा। तो उसका तटस्थ होना जरूरी है, लेखक का ज्ञानवर्धक होना जरूरी है, उसका जो है उसकी भाषा जो है वो बहुत कहना चाहिए हृदय स्पर्शी, मर्म स्पर्शी होनी चाहिए, वो मानवीय संवेदना से ओतप्रोत होना चाहिए। और ये सब बातें जब होगी तो वो एक बेहतर साहित्यिक कोटि का रिपोर्टाज लिखेगा। हिंदी में रिपोर्टाज लिखने की परंपरा जो है वो बहुत पुरानी नहीं है। हिंदी में रिपोर्टाज लिखे गए हैं सबसे पहले रूपाभ, जो सुमित्रा नंदन पंत निकालते थे एक पत्रिका, उस पत्रिका में शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा जो है वो हिंदी में अपना पहला रिपोर्टाज मान सकते हैं कि लक्ष्मीपुरा जो उन्होंने लिखा वो एक हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत, यानी साहित्यिक रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत वहाँ से हुई। शिवदान सिंह चौहान जो है हिंदी के बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्टाज भी लिखे थे। इनके अलावा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो हैं वो भी एक रिपोर्टाज लेखक के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है और उनका क्षण बोले कण मुस्काए नामक 1953 में प्रकाशित जो रिपोर्टाज संग्रह है वो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1944 में बंगाल के दुर्भिक्ष पर रांगे राघव ने जो रिपोर्टाज लिखे थे और विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में निकलने वाला जो विशाल भारत था उसमें वो छपे थे। और वो संकलन जो प्रकाशित हुआ था वो तूफानों के बीच के नाम से प्रकाशित हुआ था।
उसी का यह एक रिपोर्टाज है अदम्य जीवन। तो ये भी बहुत चर्चित हिंदी का बहुत उत्कृष्ट कोटि का माने जाने वाला रांगे राघव का ये रिपोर्टाज है। उसके अलावा उस दौर में प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय जो प्रेमचंद के बेटे थे और प्रकाश चंद्र गुप्त जो मार्क्सवादी आलोचक थे, उनके लिखे जो रिपोर्टाज हैं वो भी काफ़ी चर्चित हुए। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार मैला अंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने भी काफ़ी रिपोर्टाज लिखे थे और उनके जो रिपोर्टाज के संग्रह थे उनमें एकलव्य के नोट्स और रण जल धन जल बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन लेखकों के अलावा राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीचंद जैन, धर्मवीर भारती ने 1971-72 में जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी रिपोर्टिंग की थी धर्मयुग में और वो काफ़ी चर्चित हुई थी। इसी तरह से विवेक राय, मणि मधुकर जो कथाकार थे और असगर वजाहत जो कहानियाँ भी लिखते हैं और जिन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उनके लिखे हुए रिपोर्टाज भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस रूप में रिपोर्टाज की हिंदी में बहुत मजबूत तो नहीं कह सकते, लेकिन एक लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है पिछले करीबन समझ सकते हैं कि 70-80 सालों की। और इसी में रांगे राघव का जो रिपोर्टाज है वो एक उत्कृष्ट रिपोर्टाज के तौर पर जाना जाता है। रांगे राघव हिंदी के एक बड़े लेखक हुए हैं। आपका जन्म जो है 1923 में हुआ था और बहुत छोटी अवस्था में 1962 में उनका देहांत हो गया था। लेकिन उतने अल्प समय में तकरीबन मैं समझता हूँ कि 39 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हुआ और समझिए आप 20-22 साल उन्हें लिखने के लिए मिले होंगे। लेकिन वो कवि भी थे, उनके बहुत सारे कविता संग्रह हैं, कहानियाँ उन्होंने लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, रिपोर्टाज लिखे, आलोचक थे और अनुवादक भी थे। इनके अलावा वो चित्रकार भी थे। उनके काव्य संग्रहों में अजय खंडहर, पिघलते पत्थर, माधवी, राह के दीपक, पांचाली, रूप छाया, उपन्यासों में घरौंदा, मुर्दों का टीला जो मोहनजोदड़ो पर आधारित है, सीधा साधा रास्ता, हुजूर, प्रतिदान, अंधेरे के जुगनू, उबाल, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, भारती का सपूत, कब तक पुकारूं, पक्षी और आकाश, बहुत सारे उपन्यास लिखे। यहाँ तो सब उपन्यासों के नाम भी नहीं रखे गए हैं। ध्यान देने की बात है कि यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात, ये सब लेख बड़े लोग कहना चाहिए। यशोधरा जीत गई है वो बुद्ध के जीवन पर है, लोई का ताना कबीर के जीवन पर है, रत्ना की बात जो है तुलसीदास के जीवन पर लिखे हुए उपन्यास हैं। तो इस तरह से भी है। इसी तरह से उन्होंने कब तक पुकारूं जो उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, वो आदिवासियों के जीवन पर लिखा हुआ उपन्यास है। तो ये बहुत सारे उपन्यास हैं और उपन्यास लेखक के रूप में रांगे राघव की अपनी पहचान है। इसके अलावा उन्होंने कहानी संग्रह लिखे, साम्राज्य का वैभव, देवदासी, अधूरी मूरत, इंसान पैदा हुआ, ये उनके कुछ प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनकी लिखी हुई गदल नामक कहानी जो है हिंदी की एक माइल स्टोन मानी जा सकती है। कुछ गाथाएं भी लिखी, महायात्रा नाम से भाग 1 और 2 में उनकी गाथाएं मिलती है। नाटक लिखे उन्होंने, स्वर्ग भूमि का यात्री, रामानुज, विरुदक उनके नाटक थे। आलोचना ग्रंथों में भारतीय संत परंपरा और समाज, संगम और संघर्ष, भारतीय परंपरा और इतिहास, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य, यथार्थ और प्रगति, गोरखनाथ और उनका युग, ये इतने आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी। और रिपोर्टाज का संग्रह तो मैं बता ही चुका हूँ, तूफानों के बीच। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रांगे राघव का जो लेखन का क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है। और उसके अलावा उन्होंने अनुवाद किए, बहुत सारे अनुवाद किए, शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद किए और भी कई ग्रंथों के अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए। एक व्यक्ति 20 साल की सीमित अवधि के अंदर इतना कुछ लिख सकता है, ये बहुत ही
लगता है जैसे कोई चमत्कार हो, लेकिन ये सच है कि रांगे राघव ने बहुत कुछ लिखा है, जबकि उनकी केवल 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया था। रांगे राघव के रिपोर्टाज के बारे में अब हम बात करें। रांगे राघव जो है वो उनका एक ही संग्रह है, तूफानों के बीच, और जो मैंने बताया कि वो बंगाल में जो दुर्भिक्ष पड़ा था आज़ादी से 4-5 साल पहले, उस दुर्भिक्ष के बारे में, उस समय जो दुर्भिक्ष था उस दुर्भिक्ष पर उन्होंने रिपोर्टाज लिखे थे। वास्तव में हुआ यह था कि डॉक्टर कुंटे जो थे आगरा के, वो एक दल को लेकर वहाँ के लोगों की मदद के लिए एक डॉक्टरों का दल लेकर गए थे। उस दल के साथ रांगे राघव पत्रकार के रूप में गए थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र जो है वो 19 साल थी, 19-20 साल, उससे ज़्यादा नहीं थी। और उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा उसी को उन्होंने रिपोर्टाज के रूप में लिखा। ऐसा माना जाता है कि उस अकाल में, उस दुर्भिक्ष में, भूखमरी से 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। और वहाँ पर उन्होंने जो दुर्दशा देखी किसानों की, गरीब लोगों की, वो भयानक थी। लोगों को एक मुट्ठी अनाज उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था, और उसे प्राप्त करने के लिए वो हर तरह का जीवन के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन साथ ही उनके अंदर एक संघर्ष का जज्बा भी था। तो इस रूप में ये रिपोर्टाज जो है वो कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि डॉक्टर कुंटे के नेतृत्व में आगरा से जो बंगाल मेडिकल जत्था गया था, रांगे राघव उस दल के साथ गए थे जिसमें ज़्यादातर डॉक्टर थे या नर्स वगैरह रहे थे, लेकिन एक पत्रकार के रूप में रांगे राघव भी गए थे। और उन्होंने इन सब जो कुछ भी वहाँ देखा, जो कुछ भी अनुभव किया, उसको उन्होंने रिपोर्टाज की शैली में लिखा था। इन्हीं रिपोर्टाजों का संग्रह जो है वो तूफानों के बीच है। अदम्य जीवन इसी संग्रह का एक रिपोर्टाज है जो काफ़ी चर्चित भी रहा है। तो इस तूफानों के बीच की का महत्व क्या है, इसे समझने के लिए हम ये देखें कि खुद रांगे राघव इसके बारे में क्या कहते हैं। रांगे राघव इस तूफानों के बीच नाम की अपनी इस पुस्तक में की भूमिका में लिखते हैं कि बंगाल का अकाल मानवता के इतिहास का बहुत बड़ा कलंक है। शायद क्लियोपेट्रा जो इजिप्ट की, मिस्र की एक शासक थी, रानी थी, उसका उदाहरण वो दे रहे हैं। शायद क्लियोपेट्रा भी धन के वैभव और साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी जितना आज एक साम्राज्य और अपने ही देश के पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों आदमी, औरतों और बच्चों को भूखों मार दिया है। आप ध्यान दें कि वे इस अकाल को प्रकृति का प्रकोप नहीं कह रहे हैं, वो इस अकाल को साम्राज्य की लिप्सा में अपने गुलामों को इतना भीषण दुख नहीं दे सकी। यानी कि वो मानते हैं कि जो साम्राज्य यहाँ पर था, भारत आप जानते हैं कि 1942-43 में अंग्रेज़ों का गुलाम था, उपनिवेश था वो, और यह अंग्रेज़ों का दायित्व था कि हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को वो भूखे न मरने दें। लेकिन अंग्रेज़ों की जो नीति थी वो नीति ऐसी थी जिसके कारण इतना बड़ा अकाल पड़ा। ध्यान ये भी देने की बात है कि बाद में जितने भी अध्ययन हुए, जिनमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, अमर्त्य सेन, उनका मानना है कि अकाल जो है वो अकाल नहीं पड़ते। अकाल जो है ऐसी परिस्थितियां शासक वर्ग पैदा करता है जिसके कारण अकाल की स्थितियां पैदा हो जाती है। अंग्रेज़ों के कारण उस समय अकाल पड़े और केवल
1942-43 में नहीं पड़े, उससे पहले भी बहुत भयानक अकाल देश में पड़े और जिसमें लाखों लाख लोग समय समय पर मारे गए। इसी तरह से दूसरा वो जिम्मेदार ठहराते हैं पूंजीवाद को, कि इस पूंजीवाद ने बंगाल के करोड़ों लोगों को एक तरह से भूखमरी की कगार पर पहुंचा दिया था। तो रांगे राघव की विशेषता यह है कि उन्होंने वहाँ के लोगों की तकलीफ को ही नहीं रेखांकित किया, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि इस अकाल का जो के पीछे के जो कारण है वो राजनीतिक कारण है, वो व्यवस्था है जिस व्यवस्था ने लोगों को भूखमरी के कगार पर छोड़ दिया और जहाँ 30 से 50 लाख लोगों के बीच में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रांगे राघव एक जनोन्मुखी चेतना के जागरूक कलाकार हैं। मानव जाति की चिंता और उसका हित उनके चिंतन के केंद्र में है। मानवीय मूल्यों के पक्षधर लेखक के रूप में मनुष्य की सार्थकता उसके संवेदनशील सामाजिक होने में मानते हैं। इसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति उनके इस रिपोर्टाज में भी हुई है और दूसरे रिपोर्टाजों में भी हुई है। तूफानों के बीच नामक जो ये रिपोर्टाज संग्रह है, अकाल के उस यथार्थ का रूप प्रस्तुत करता है जहाँ मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य मुट्ठी भर अनाज रह जाता है। भूख के आगे सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। रागात्मक संबंध, नैतिक मान्यताएं, मानवीय मूल्य, ये सब जो है कहना चाहिए कि समाप्त हो जाते हैं। अपने को जिंदा रखना ही मनुष्य के जीवन का अकेला लक्ष्य रह जाता है। रांगे राघव ने बंगाल के अकाल को साम्राज्यवादी, जैसा मैं कह चुका हूँ, साम्राज्यवादी शासन की क्रूरता और स्वाधीनता की लड़ाई से जोड़कर देखा है। वे लिखते हैं कि बंगाल की भूखमरी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, और मेरा विश्वास है कि इस भूख के विरुद्ध लड़कर जनता ने अपनी महान शक्ति का परिचय दिया है, जिससे हमें एक नया साहस भरकर हुंकार उठना चाहिए। अदम्य जीवन नामक इस रिपोर्टाज का संवेदना पक्ष भी बहुत ही प्रभावशाली है। जिस बंगाल के सिद्धिरगंज नामक गांव में वो गए थे, वहाँ की दुर्दशा, वहाँ के लोगों की दुर्दशा को उन्होंने बहुत ही संवेदनशील भाषा में लिखा है। उन्होंने जो वहाँ मौत का तांडव हो रहा था कि एक एक कब्र में दसियों लोगों को एक के ऊपर एक डालकर जो है दफनाया जा गया था, वो सब चित्र उन्होंने वहाँ प्रस्तुत किए हैं। पूरा जो चित्र हमारे सामने आता है आज भी जब हम उसको पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये उन्होंने जो लिखा है वो एक तरह से बहुत ही संवेदनशील ढंग से लिखा है। बंगाल के इस भयानक अकाल ने जनता को जो झकझोर दिया था और उस भावना को जो बंगाल के लोग महसूस कर रहे थे, उसी को उन्होंने अपने इस रिपोर्टाज के माध्यम से दूसरे लोगों तक भी पहुंचाया था। तो इस रूप में अगर देखें तो जो रिपोर्टाज उन्होंने लिखा है वो रिपोर्टाज बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये मानते हैं कि अकाल मानव निर्मित है, ये साम्राज्यवादी शासकों की करतूत है, ये पूंजीवादी व्यवस्था की करतूत है, और इसके कारण ये जो बंगाल का अकाल है वो इसके लिए याद रखा जाएगा। जहाँ तक इस रिपोर्टाज की भाषा शैली का सवाल है, तो इस रिपोर्टाज में लेखक ने जिस उत्साह और प्रतिबद्धता से अपने समय के यथार्थ का साक्षात्कार किया है, उसका कथ्य शिल्प की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो लिखा गया है वो अपने में इतना प्रभावशाली है कि उसके लिए शिल्प की आवश्यकता नहीं है। हालांकि शिल्प की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये सच है कि घटना के जीवन स्रोतों से पूरी ईमानदारी और साहस से जुड़ने के कारण उसके शिल्प में भी गुणवत्ता और ताजगी आ गई है। जिस प्रकार रिपोर्टाज का कथ्य बहुमुखी होता है, उसी प्रकार उसके शिल्प में भी अभिव्यक्ति की उन्मुक्तता रहती है। अदम्य जीवन के में लेखक ने रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि साहित्यिक विधाओं के तत्वों का आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से भी ये बहुत ही प्रभावशाली है।
उन्होंने बंगाल के पूरे परिवेश को बहुत ही सृजनात्मक रूप से प्रस्तुत किया है और हमारे सामने एक तरह से उस काल का पूरा चित्र उभर कर आ जाता है और निश्चित रूप से वो एक साहित्यिक रचना के रूप में हमारे सामने आता है। और यही वजह है कि इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपके सामने इस रिपोर्टाज की विशेषता बताई है उससे जब आप इसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। धन्यवाद।